एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को एक पूरी प्लानिंग मैंने की है कि किस तरीके से सारे चैप्टर मैं आपको कवर कराऊंगा। तो आज से इसकी हम शुरुआत करें। पहली जो यूनिट आपकी एनसीईआरटी में है दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट में चार चैप्टर आपके पास हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो अब इस यूनिट की अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो नीट में यहाँ से 8 से 10 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वेटेज है वो करीब यहाँ पर 10% के आसपास है। अब इसमें जो पहला चैप्टर आज है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इस तरीके से डे बाय डे एक एक चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और 38 दिन में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस यूनिट में जो शुरुआत में आपको ये पॉइंट दिए गए हैं, इनमें पहली लाइन इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी एक ऐसी विज्ञान है जहाँ पर हम लाइफ यानी जीवन के बारे में और लिविंग प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत में आपको एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया। वैसे एनसीईआरटी की हर एक यूनिट में एक एक साइंटिस्ट आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं ये हैं अर्नेस्ट मायर। इन अर्नेस्ट मायर के बारे में कुछ पॉइंट एनसीईआरटी ने दिए जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। जैसे अर्नेस्ट मायर का जो जन्म है वो केम्पटन जर्मनी में हुआ, तो ये पहला पॉइंट इनके लिए आपको याद करना है। दूसरा, अर्नेस्ट मायर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हें कहा जाता है द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, इन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। अर्नेस्ट मायर दुनिया के 100 सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं, यानी अर्नेस्ट मायर वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब हर लाइन बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, जो लाइन इंपॉर्टेंट मैं वो आपको बताऊंगा। इनका जो साइंटिफिक कैरियर रहा वो करीब 80 साल का रहा। 80 साल के कैरियर में इन्होंने रिसर्च किया ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बर्ड्स। टैक्सोनॉमी, जो मैं इसी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। जूजियोग्राफी, जूजियोग्राफी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल ऑन दिस अर्थ। इवोल्यूशन, विकास, पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक, इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे। एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ द बायोलॉजी। तो अब ये जो 6 फील्ड इनके हैं, इनको याद करने का एक निमोनिक भी मैं आपको बताता हूँ, दैट इज हॉस्टेज। हॉस्टेज के द्वारा आप इन्हीं फील्ड को याद कर सकते हैं, जैसे H फॉर द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ द बायोलॉजी, O for the ornithology, S for the systematic, T for the taxonomy, E for the evolution and Z for the zoogeography। तो इस तरीके से आसानी से आप इन्हें याद कर सकते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, इसकी जो डेफिनेशन है इसके बारे में अर्नेस्ट मायर ने बताया। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में, तो स्पीसीज की जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ये अर्नेस्ट मायर के द्वारा दी गई है। और इस डेफिनेशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज। अर्नेस्ट मायर को कई सारे प्राइज दिए गए और इन 3 प्राइज को मिला के हम कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ट्रिपल क्राउन में 3 प्राइज शामिल किए जाते हैं। बाल्जन प्राइज, जो कि इन्हें 1983 में दिया गया। इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, जो कि 1994 में, और क्राफोर्ड प्राइज, जो कि 1999 में दिया गया। अब अगर आप इन्हें याद करना चाहते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक है सीबीआई। सीबीआई में C फॉर क्राफोर्ड प्राइज, B फॉर बाल्जन प्राइज और I फॉर इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी। तो ये तो अर्नेस्ट मायर के बारे में बात हो गई। अब हम प्रॉपर अपने चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में जो पहला चैप्टर हमारा है द लिविंग वर्ल्ड। इस लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, खास तौर से हम बात करेंगे लिविंग के कैरेक्टर के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में और टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स के बारे में। तो इस चैप्टर की शुरुआत में काफ़ी पॉइंट आपके लिए लिखे हुए हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग का मतलब क्या, हम किसे लिविंग कहते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग, यानी लिविंग क्या है, इस बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि लिविंग की जब हम बात करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में कुछ कैरेक्टर आते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स,
यानी इसको आप कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म की बात करें, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट करने का मतलब रिप्रोडक्शन करना, सेल्फ ऑर्गेनाइज मतलब इंटरेक्ट करना, इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। इनमें से कुछ कैरेक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। अब कौन कौन से कैरेक्टर आपको पढ़ने हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और इंटरेक्शन। इन 6 कैरेक्टर के बारे में एनसीईआरटी ने आपको बताया है, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कैरेक्टर यहाँ पर हम लेंगे दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ से हम शुरुआत करेंगे। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ पाई जाती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, मतलब अगर कोई लिविंग है तो उसमें ग्रोथ जरूर होगी, इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज करता है तो इसे आप ग्रोथ कहेंगे। जैसे जन्म के समय आपका जो मास था वो 3 किलोग्राम था, इस समय आप 50 किलोग्राम के, तो आपका मास इंक्रीज हुआ, मतलब आपकी बॉडी में ग्रोथ हुई। या फिर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, या फिर इंडिविजुअल का नंबर अगर इंक्रीज करता है, जैसे कि एक अमीबा है यहाँ पर और ये अमीबा बाइनरी फिशन करके 2 डॉटर में डिवाइड हो जाता है, तो यानी यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर 2, इंक्रीज इन नंबर, ये भी ग्रोथ कहलाएगा यहाँ पर। अब ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हो उसे हम कहते हैं ग्रोज बाई सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन के द्वारा ही होती है। अब अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में जो सेल डिवीज़न के द्वारा होने वाली ग्रोथ है ये पूरी जिंदगी भर होती है। इसे अनलिमिटेड या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहा जाता है। जबकि एनिमल की बात करें तो सेल डिवीजन से होने वाली ग्रोथ एक निश्चित उम्र तक होती है, इसे डिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ भी कहा जाता है। लेकिन एनिमल के केस में जो सेल डिवीजन है ये कुछ टिश्यू में लगातार चलता रहता है लॉस सेल को रिप्लेस करने के लिए। जैसे बोन मैरो की आप बात करें तो बोन मैरो की जो सेल है उनमें डिवीज़न लाइफ टाइम तक होता रहता है, क्योंकि हमारी जो आरबीसी है उनकी लाइफ स्पैन 120 डेज है। 120 डेज की लाइफ स्पैन को पूरा करने के बाद जो सेल होती हैं ये डाई कर जाती हैं, स्प्लीन में आरबीसी को मार दिया जाता है और उस कंडीशन में जो बोन मैरो की सेल हो डिवाइड करके नई आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं। तो भले ही एनिमल में जो ग्रोथ है, जैसे ह्यूमन में 20-22 साल की उम्र पे ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन बोन मैरो टिश्यू में स्किन सेल में लगातार सेल डिवीजन लाइफ टाइम तक चलता रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा का केस मैंने आपको बताया, तो अमीबा में भी ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा होती है। एक अमीबा है, ये डिवाइड करके 2 डॉटर का फॉर्मेशन करता है, तो इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ, और यहाँ पर सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ हो रही है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन को या ग्रोथ को देखना चाहते हैं तो हम इन विट्रो कल्चर का मतलब है कि लेबोरेटरी में हम सेल को काउंट करके सेल डिवीजन या ग्रोथ को आसानी से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। यानी इस अमीबा में जो ग्रोथ हो रही है इसको हम सेल डिवीजन के द्वारा सेल डिवीजन को देख के माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर हम हायर एनिमल और प्लांट की बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग घटनाएं हैं। यानी जैसे हम ह्यूमन की एनिमल की बात करें, अपनी बात करें हम लोग, तो हम लोगों में ग्रोथ एक अलग घटना है और रिप्रोडक्शन एक अलग घटना है। ग्रोथ के द्वारा हमारी बॉडी में सेल का नंबर बढ़ता है, हमारा मास बढ़ता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन अगर इंक्रीज इन बॉडी मास को हम ग्रोथ कंसिडर करते हैं, क्योंकि ग्रोथ के 2 क्राइटेरिया बताए गए, 2 कैरेक्टर आपको बताए गए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तो अगर इन इंक्रीज इन मास को हम ग्रोथ का क्राइटेरिया मानते हैं तो इस कंडीशन में जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं वो भी ग्रोथ कर सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ कर सकते हैं अगर इंक्रीज इन बॉडी मास को हम क्राइटेरिया मानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं माउंटेन के बारे में, बोल्डर के बारे में और सैंड माउंट के बारे में, तो ये भी ग्रोथ कर सकते हैं। अब जैसे सैंड माउंट रेत का एक टीला है, अब इस रेत के टीले का मास मान लेते हैं कि 500 किलोग्राम है।
अब आंधी चली और इसके ऊपर और बालू आके इकट्ठी हो गई, इसका मास 1000 किलो हो गया, तो इसका मास इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे रेत का टीला भी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि रेत का टीला एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंक्रीज इन मास को अगर हमने क्राइटेरिया माना है तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ होती है, लेकिन नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है ये बाहर से मटेरियल के एक्युमुलेशन या डिपॉजिट होने की वजह से हो रही है, जिसे एक्रीशन के नाम से जाना जाता है। यानी नॉन लिविंग में मटेरियल के डिपोजिशन होने से जो ग्रोथ होती है उसे एक्रीशन का नाम दिया जाता है या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहा जाता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड से होती है, जिसे इंट्रिंसिक ग्रोथ का नाम दिया जाता है या इंटरनल ग्रोथ कहा जाता है। तो चूंकि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है, इसलिए हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसे कहेंगे जो केवल लिविंग में पाई जाए, लेकिन ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है, इसलिए इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता है। अगर आप कभी भी ग्रोथ को डिफाइन करना चाहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए तो आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी। कंडीशन ये है कि लिविंग सिस्टम में ग्रोथ हमेशा इनसाइड से होती है। हाँ, ये निश्चित है कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होती है। जैसे कोई एनिमल है जो जिंदा है, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसमें ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसमें ग्रोथ नहीं होगी। तो ये पहला कैरेक्टर कंप्लीट हुआ ग्रोथ। अब आते हैं दूसरे कैरेक्टर पे, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ग्रोथ की तरह जो रिप्रोडक्शन है ये भी लिविंग का कैरेक्टर है। अब अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के मिलते जुलते बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, और ये एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे होते हैं सेम अपने पेरेंट की तरह होते हैं। अब अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में हम रिप्रोडक्शन यूनिट में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं, जैसे फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। फंजाई में कुछ एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, जैसे जो स्पोर की बात करें, ए प्लानो स्पोर की बात करें, कोनिडिया की बात करें, स्पोर एंजियोस्पोर की बात करें, सब एसेक्सुअल स्पोर हैं। इसी तरह इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग पाई जाती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं प्लेनेरिया या फ्लैटवर्म के बारे में तो इनमें ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हर एक फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। इसी तरह फंजाई में फिलामेंटस एल्गी जैसे यूलोथ्रिक्स की बात करें, स्पाइरोगाइरा की बात करें, द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। मॉसेस में जो प्रोटोनीमा है ये गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, क्लेमाइडोमोनास या अमीबा की बात करें तो जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ हैं ये सिनोनिम होते हैं, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि एक अमीबा है और ये अमीबा डिवाइड करके दो डॉटर का फॉर्मेशन करता है, दो डॉटर बना रहा है। अब ये प्रोसेस कहलाता है बाइनरी फिशन, एंड बाइनरी फिशन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन है। तो बाइनरी फिशन की वजह से आप इसे कहेंगे ये रिप्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पर एक पेरेंट से दो प्रोजनी बन रहे, इंक्रीज इन नंबर, और इंक्रीज इन नंबर को ग्रोथ कहते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक अमीबा से दो डॉटर का फॉर्मेशन होता है, इसे आप ग्रोथ कहेंगे या रिप्रोडक्शन, तो आप इस बात को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है। दोनों में से जो टर्म आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो कि पहले ही हम बात कर चुके हैं कि जो ग्रोथ है ये इंक्रीज इन सेल नंबर या मास को बताता है, और सेल का नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये ग्रोथ भी है, और ये बाइनरी फिशन है यानी ये रिप्रोडक्शन भी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन टर्म को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जबकि अगर हम
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे से अलग अलग घटनाएं होती हैं, उन दोनों का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ये पॉइंट शुरुआत में ही आपको बता दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब हायर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग घटनाएं होती हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन दोनों टर्म को आप बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक दिक्कत यहाँ पर और है, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई लिविंग है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा ही, क्योंकि कई ऐसे लिविंग हैं, म्यूल, स्टेराइल वर्कर भी, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपने आप को रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। जैसे कि आपका मोबाइल नॉन लिविंग है तो ये अपने जैसा दूसरा मोबाइल नहीं बना सकता है। आपका जो पेन है वो नॉन लिविंग है और ये अपने जैसा दूसरा पेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो यानी यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी, एक ग्रोथ के बारे में, दूसरा रिप्रोडक्शन के बारे में। ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है, इसलिए ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अगर ग्रोथ केवल लिविंग में होती तो डिफाइनिंग फीचर होती। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं, लेकिन सभी लिविंग में नहीं पाया जाता है। अगर सभी लिविंग रिप्रोड्यूस करते तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर होती। यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग की। अब आते हैं तीसरे कैरेक्टर पे, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म भी लिविंग का एक कैरेक्टर है। और अगर यहाँ पर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये सब केमिकल से मिलके बने हुए। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल हैं, वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, फैट हो गया। दीज मॉलिक्यूल आर स्मॉल, बिग, छोटे बड़े हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एक्सेट्रा, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल। मतलब जो मॉलिक्यूल हैं लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड में बदल जाता है और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता रहता है। दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। इन्हीं कन्वर्जन को केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर हजारों केमिकल रिएक्शन हर समय चलती रहती हैं, और इन्हीं हजारों केमिकल रिएक्शन को एक साथ मिला के हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। यानी हमारी बॉडी में हजारों केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर चल रही हैं, और इन सभी रिएक्शन को एक साथ मिला के मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। तो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर, सभी में मेटाबॉलिज्म पाई जाती है। ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब्स शो मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में चलने वाली सभी केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं पाई जाती है। हाँ, ये जरूर है कि हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम में। जैसे अगर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की बात करें तो वहां पर जो स्पर्म और एग के बीच फर्टिलाइजेशन की रिएक्शन है वो बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में होती है। अब एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब। अगर टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन कराई जा रही है तो इसे लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग? तो इसका आंसर आप देंगे कि दिस इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। यानी अगर इन विट्रो कंडीशन में बॉडी के बाहर कोई रिएक्शन कराई जा रही है तो इससे ना तो लिविंग कहा जा सकता है और ना ही नॉन लिविंग कहा जा सकता है। और अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिना किसी एक्सेप्शन के। यानी अगर कोई लिविंग है तो उसमें मेटाबॉलिज्म जरूर पाई जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है इन विट्रो, यानी जो टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन करा रहे हैं, दीज आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। यानी टेस्ट ट्यूब में होने वाली रिएक्शन को आप लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन वो कोई लिविंग थिंग नहीं है।
तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग में पाई जाती है और किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं है, इसलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब मेटाबॉलिज्म होने के लिए, मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर चलती है, यानी मेटाबॉलिज्म होने के लिए सेल का होना जरूरी है। और इसीलिए अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं, जबकि मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं। चलिए बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं, दैट इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना, अपने आसपास की जानकारी। एनसीईआरटी कहता है कि शायद जो कॉन्शियसनेस है ये सबसे ज़्यादा स्पष्ट और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और इस प्रॉपर्टी के द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता लगा सकता है। अब अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझें, जैसे छुई मुई का एक प्लांट है। छुई मुई के प्लांट को जब आप टच करते हैं तो जो आप टच करते हैं, इस टच को हम स्टिमुलस का नाम देते हैं, प्लूरल फॉर्म में स्टिमुलाई आप कह सकते हैं। तो स्टिमुलस कहा, जब हमने उसे टच किया तो टच इज ए स्टिमुलस। अब उसकी पत्तियां जो तुरंत मुरझा जाती हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि जो छुई मुई का प्लांट है, इसे अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी है, मतलब उसमें कॉन्शियसनेस है। इसी तरह से अगर कोई हमें टच करता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है और हम उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को टच किया, तो जब आप किसी को टच करते हैं, किसी पर्सन को, तो टच एक स्टिमुलस है और उसने आपको खींच के एक झापड़ मार दिया, तो दैट इज रिस्पॉन्स। तो यानी टच एक स्टिमुलस है और आपको जो थप्पड़ पड़ा उसका रिस्पॉन्स हो गया। तो इसी तरीके यहाँ पर जो लैंग्वेज वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जो आसान सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उससे आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए और देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर करें, वी सेंस अवर एनवायरनमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन। हमारे पास सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, ये सब सेंस ऑर्गन है और इनसे अपने एनवायरनमेंट के बारे में हम पता लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिक, पोल्यूटेंट एक्सेट्रा। अब पोल्यूटेंट का केस आप अच्छे से जानते हैं, जैसे लाइकेन की बात करें तो लाइकेन उन एरिया में ग्रो नहीं करते जहां पर SO2 का पोल्यूशन होता है। लाइट के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे लाइट का इफेक्ट जो होता है, जैसे बहुत सारे प्लांट आप देखते हैं कि जब लाइट निकलती तो उनके फूल खिलते हैं और शाम को जब सूरज डूबता है, लाइट कम हो जाती है तो मुरझा जाते हैं। तो इसका मतलब लाइट का प्रभाव प्लांट के ऊपर पड़ता है और प्लांट को जानकारी है, प्लांट को पता है कि लाइट कब आती है कब नहीं आती है, यानी उनको इस बारे में जानकारी है। और अपने आस पड़ोस की जानकारी होना ही कॉन्शियसनेस कहलाता है। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सभी को अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फोटो पीरियड, फोटो पीरियड मतलब कितनी देर तक लाइट मिलती है ऑर्गेनिज्म को, अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये आपके नीट में पूछा गया है। यानी फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडर में रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है। सीजनल ब्रीडर उन्हें कहते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अब जैसे इसके बारे में फोटो पीरियोडिज्म में डिटेल में आप पढ़ोगे। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी एक टाइप का केमिकल है और हम इसे हैंडल कर सकते हैं, हमें पता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सभी को अपने सराउंडिंग की जानकारी है। लेकिन ह्यूमन एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, यानी स्वचेतना। देखिए, कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी सभी ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन में है। ह्यूमन को अपनी जानकारी, जैसे आप जानते हैं कि आपकी जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको क्या करना है, लेकिन अब एक प्लांट की, मैंगो प्लांट की बात करें तो उसे नहीं पता है कि उसे क्या करना है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। गाय की बात करें तो गाय के जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या गाय को नीट की तैयारी करनी, या उसके जीवन का कोई लक्ष्य है। आपके जीवन का एक लक्ष्य है कि आपको जीवन में एक डॉक्टर बनना है, एक सफलता हासिल करनी है, लोगों का ट्रीटमेंट करना है, या और भी लक्ष्य आपके हो सकते हैं, पैसा कमाने का लक्ष्य हो सकता है। लेकिन आप काम करेंगे तो पैसा तो अपने आप आपको मिलेगा ही। तो
कॉन्शियसनेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है बिना किसी एक्सेप्शन के। और मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई प्रॉपर्टी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है बिना किसी एक्सेप्शन के, दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो अभी तक 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमें मिल चुकी हैं, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। अब बच्चों अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो यहाँ पर लिविंग स्टेट को डिफाइन करना ज़्यादा कठिन हो जाता है। जैसे अगर एक पेशेंट जो कि कोमा में है, हॉस्पिटल में है और उसे मशीन के द्वारा सपोर्ट किया गया है, उसका जो ब्रेन है वो डेड हो चुका है और उसके हार्ट और लंग को हमने मशीन से रिप्लेस कर दिया है, द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपसे सवाल पूछा है कि एक ऐसा पेशेंट जो कोमा में और हमें नहीं पता कि नॉर्मल लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा, इसे लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे, ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए। तो आप बताइए इस पेशेंट को क्या कहेंगे, इसे लिविंग कहा जाए नॉन लिविंग कहा जाए? तो आपका आंसर होगा हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन कोमा में इसमें मेटाबॉलिज्म चल रही है, इसका मतलब ये लिविंग है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं, मतलब ये नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस दोनों डिफाइनिंग फीचर हैं, और दोनों डिफाइनिंग फीचर यहाँ पर एक डिफाइनिंग फीचर है दूसरा नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर कि वी कैन नॉट डिफाइन दैट पर्सन इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो बेटा अभी तक हमने यहाँ पर 5 कैरेक्टर को डिस्कस किया, अब छठे कैरेक्टर की बात करते हैं। छठा जो कैरेक्टर यहाँ पर है ये है इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन का मतलब क्या, पहले इस बारे में हम समझ लेते हैं। इंटरेक्शन का मतलब होता है पारस्परिक संबंध। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हमारे घर में हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, ये सब लोग साथ में मिलके रहते हैं, तो ये एक इंटरेक्शन है हमारे बीच में। और इस इंटरेक्शन के द्वारा हमारी फैमिली का फॉर्मेशन हुआ। तो फैमिली कब बनती है, जब जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसी तरह जैसे हम और आप एक आपस में एक इंटरेक्शन बना रहे हैं, जैसे मैं टीचर हूं आप स्टूडेंट हैं, तो हमारे बीच एक इंटरेक्शन है, एक संबंध है, जिससे आप कह सकते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का नाम आप दे सकते हैं। तो जो रिलेशन होते हैं उन्हीं को आप इंटरेक्शन सिंपली कह सकते हैं। अब ये इंटरेक्शन आप देखिए कि अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल कैसे बने हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है एटम के इंटरेक्शन से, यानी जो एटम होते हैं उनसे मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, और हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसे वाटर कहते हैं। अब मॉलिक्यूल से मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलके सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और उससे फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक हायरार्की आप ये कह सकते हैं कि सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू के इंटरेक्शन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इंटरेक्शन है ये हर लेवल पे आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि जो सेल और टिश्यू को अगर आप कंपेयर करते हैं इन दोनों को, तो सेल को आप कहेंगे लोअर लेवल और टिश्यू को आप कहेंगे हायर लेवल। अब आप ये भी कह सकते हैं कि लोअर लेवल के इंटरेक्शन से हायर लेवल बनता है, लेकिन हायर लेवल पे कुछ नई प्रॉपर्टीज होती हैं जो लोअर लेवल पे प्रेजेंट नहीं होती हैं। यही यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपको लिख के दिया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज ए इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। कह रहे हैं कि टिश्यू का फॉर्मेशन सेल के इंटरेक्शन से ही हुआ है, लेकिन टिश्यू में जो प्रॉपर्टी है वो सेल में नहीं पाई जाती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनेल की बात करें, इनमें जो प्रॉपर्टी होती हैं वो मॉलिक्यूल्स में नहीं पाई जाती, यानी सेल का फॉर्मेशन मैक्रोमॉलिक्यूल से हुआ तो सेल में जो प्रॉपर्टी है वो मैक्रोमॉलिक्यूल में नहीं पाई जाती हैं, जबकि सेल का फॉर्मेशन मैक्रोमॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से ही हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सेल से मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जैसे मसल सेल है और मसल सेल से टिश्यू बनता है जिसे मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। अब मस्कुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी है जो कि सेल में नहीं पाई जाती है। तो इसका मतलब है कि जब लोअर लेवल पे इंटरेक्शन होने से
हायर लेवल का फॉर्मेशन होता है, तो हायर लेवल पे एक नई प्रॉपर्टी निकल के आती है और इस प्रॉपर्टी को इमर्जेंट प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। तो इमर्जेंट प्रॉपर्टी हायर लेवल पे आपको नजर आती है, ये प्रॉपर्टी लोअर लेवल पे नहीं पाई जाती, जबकि लोअर लेवल से ही हायर लेवल का फॉर्मेशन हुआ है और ये फिनोमिना हर लेवल पर सही है। यानी मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर सेल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सेल में जो प्रॉपर्टी पाई जाएगी वो मैक्रो मॉलिक्यूल में नहीं होगी, और सेल में जो प्रॉपर्टी आएगी उसे इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहा जाएगा, और ये प्रॉपर्टी मैक्रो मॉलिक्यूल लेवल पे नहीं पाई जाएगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इवॉल्विंग विकसित होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब यहाँ पर बायोलॉजी की एक दो डेफिनेशन दी गई जो याद करनी। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। धरती पर जीवन की कहानी को बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। और एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था 2020 सीरीज में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पर हैं, थे या आगे होंगे, वो सब एक दूसरे से लिंक है कॉमन जेनेटिक मटेरियल के द्वारा, लेकिन वेरिंग डिग्री। अब इसका मतलब समझें। कॉमन जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है डीएनए, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन वेरिंग डिग्री का मतलब है कि अमाउंट अलग अलग है। अमाउंट को हम मेजर कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड के नंबर में या बेस पेयर के नंबर में। आप जानते हैं अलग अलग स्पीसीज में बेस पेयर का नंबर अलग होता है डीएनए में। तो यानी सभी में जेनेटिक मटेरियल कॉमन तो है, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस समय धरती पर 17 से 18 लाख जातियां हैं, और ये सब एक दूसरे से लिंक है डीएनए के द्वारा, लेकिन सभी में डीएनए का अमाउंट अलग अलग है, बेस पेयर का नंबर अलग अलग है। तो बेटा आज हमने इस पहले टॉपिक को डिस्कस किया लिविंग वर्ल्ड में, जहां पर हमने लिविंग के कैरेक्टर के बारे में बात की। 6 कैरेक्टर मैंने आपको पढ़ाए। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड इंटरेक्शन। इनमें पहली जो 2 प्रॉपर्टी हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये नॉन डिफाइनिंग है, और बाकी जो 4 प्रॉपर्टी है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं। यहाँ पर हमने टू द पॉइंट बात की है, जो एनसीईआरटी में आपको दिया कि बहुत सारी बातें बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उनको मैंने डिफाइन भी किया यहाँ पर। अब इस चैप्टर को हम पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक पार्ट मैंने आपको ये दे दिया है जो कि कैरेक्टर ऑफ लिविंग है। इसी तरीके से अगला जो टॉपिक हमारा होगा जिसमें डाइवर्सिटी और नॉमेनक्लेचर को हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पार्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगा, और चौथा पार्ट टैक्सोनॉमिकल ऐड होगा। दिक्कत ये है कि जो वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा लेंदी हम नहीं बना सकते।